2050 में भारत रियल में कैसा होगा। दोस्तों, नई नई टेक्नोलॉजी आने के बाद आप रोज सोचते होंगे कि हमारे देश का रियल फ्यूचर कैसा होगा। आपके दिमाग में रोज ये क्वेश्चन घूमते होंगे, आज से 20-30 साल बाद भारत कितना बदल चुका होगा, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी भारत में आएंगी, लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा रहेगा। ऐसी रोचक बातों को भविष्य में जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर नॉलेज अड्डा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था की। 2050 में भारत कैसा होगा, ये जानना है तो सबसे पहले भारत की इकोनॉमी को देखते हैं। कोविड-19 महामारी में दुनिया के ताकतवर देश की जीडीपी भी नतमस्तक हो गई है। दुनिया के सभी देश कोविड-19 महामारी से रिकवर हो रहे हैं। भारत देश भी इस महामारी से निकलने की बहुत कोशिश कर रहा है और धीरे धीरे इससे बाहर निकल भी रहा है। भारत की 2022 की जीडीपी ग्रोथ 9% से ज्यादा है, जबकि भारत की वर्तमान जीडीपी $2.6 ट्रिलियन है। 2020 में भारत की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है, जो 2050 में 1 अरब 55 करोड़ के आसपास हो जाएगी। आज 2022 में भारतीय लोगों की औसत आय जहां 10,000 से भी कम है, वहीं 2050 की टेक्नोलॉजी के माहौल में एक भारतीय की औसत आय आज से 3 गुना से ज्यादा हो जाएगी। 2022 की भारत सरकार की नीतियों के कारण सरकारी नौकरी लगभग खत्म सी हो जाएंगी। हाल ही भारत सरकार ने एयरफोर्स, रेलवे स्टेशन, बसें, दूरसंचार विभाग, भारत की धरोहर, स्टेडियम, जॉब, शिक्षा, चिकित्सा को प्राइवेट करने का ऐलान कर दिया है। प्राइवेट कंपनीज आ जाने के बाद इन सभी की सर्विस में बहुत बदलाव आ जाएगा। निजीकरण बढ़ने के साथ साथ 2050 में महंगाई आज से दोगुनी हो जाएगी। दोस्तों, अगर स्पेस की बात करें तो इसरो भारतीय मिशन कार्यक्रम के दौरान बहुत ही आधुनिक मिशन में लगी हुई है, जिसके माध्यम से लोगों को जीवन जीने में भारी सुविधा पाई जाएगी। इसरो ने गगनयान मिशन, वीनस मिशन, सोलर मिशन के साथ साथ स्पेस स्टेशन मिशन की सुविधा भी कर दी है, जो 2050 तक बहुत आधुनिक हो जाएगी। जहां भारत ने अपनी सैटेलाइट तैयार कर दी है, वहीं भारत 2050 तक आधुनिक तकनीक वाली सैटेलाइट तैयार कर देगा, जिससे स्पेस लोकेशन को महीन छोटे से छोटी जगह को ट्रेस कर लिया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी से आतंकवादी, माओवादी, चोर पकड़ने में बहुत सहायता मिलेगी। इसरो ने समुद्री यान पनडुब्बी मिशन पर कार्यक्रम शुरू कर दिया है, जो 2050 में 1000 मीटर नीचे समुद्र में जाकर देश की सीमा विरोधी तथा भूकंप आदि प्रणाली को विकसित करेगी। हाल ही में जेम्स वेब स्पेस मिशन के तहत आने वाले समय में भारत भी इस तरह की आधुनिक खोज कर स्पेस में नए आविष्कार करेगा। 2022 में चाइना ने आर्टिफिशियल सन की खोज की है। भारत भी इस सन के माध्यम से अपार ऊर्जा प्राप्त कर इसकी पावर को स्पेस, ट्रेन, इलेक्ट्रिसिटी की पावर के माध्यम से 2050 में आधुनिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा। दुनिया भर के स्पेस के रहस्य जानने और दूसरे प्लेनेट पर जिंदगी ढूंढने के लिए लगातार रिसर्च हो रही है। जिस स्पीड से दुनिया मल्टीनेशनल कंपनियां स्पेस में काम कर रही है, उससे साफ है कि 2050 तक मार्स और प्लेनेट्स पर लाइफ भी संभव होगी। 2050 तक इसरो स्पेस टूरिज्म के लिए लोगों को आमंत्रित क्या करेगा। लोग घूमने के लिए 2050 में स्पेस में जाया करेंगे। दोस्तों, भारत देश धरती पर सबसे ज्यादा समतल और उपजाऊ जमीन वाला देश है। इसी कारण भारत देश को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। भारत की अधिकांश आबादी की आजीविका कृषि ही है। विश्व की सबसे खतरनाक महामारी आने के बाद जब विश्व की हर देश की जीडीपी चौपट हो गई थी, तो उस समय भारत देश की जीडीपी को भारतीय कृषि ने अहम योगदान दिया था। भारत की जीडीपी में कृषि का 20% से ज्यादा योगदान है। 2020 में कृषि से कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 292 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो 2050 तक 450 मिलियन टन हो जाएगी। भारत दूध, मसाले, दालें, चाय, काजू और जूट उत्पादन करने में प्रथम स्थान रखता है, जो 2050 में भी प्रथम स्थान बरकरार रखेगा। भारत में खेती की जुताई के लिए डीजल का प्रयोग किया जाता है। किसान के लिए यह एक महंगा प्रोडक्ट माना जाता है, जो 2050 में इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई के माध्यम से की जाएगी। 2050 में कृषि का ज्यादातर उपयोग टेक्नोलॉजी से किया जाएगा। ड्रोन के माध्यम से बुआई, सिंचाई का काम किया जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं रेलवे की। भारत सरकार ने 2017 से भारतीय रेलवे को निजीकरण करने के आदेश दे दिए थे। 2022 भारत सरकार निजीकरण को बहुत महत्व दे रही है। आज भारत की ज्यादातर ट्रेन अपने नियत समय से लेट पहुँचती है, लेकिन 2050 में भारत की ट्रेन एक्यूरेट समय में जरूर पहुंचेगी। इसका मुख्य कारण भारत के बड़े बड़े राज्यों को छोटे छोटे राज्य बनाकर उसमें ट्रेन लाइन बढ़ा दी जाएगी। भारत के
मुख्य शहरों में मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन पहुंच जाएगी, जो 2050 में मेट्रो ट्रेन के साथ साथ ब्लू ट्रेन में भी आ जाएगी। लोग रोजमर्रा के कामों को कार स्वैप कर बुलेट ट्रेन से जर्नी पूरा करा करेंगे। 2020 में तेजस ट्रेन जैसी ट्रेन की संख्या कम होकर बुलेट या मेट्रो ट्रेन की सेवा में बदल जाएगी। 2020 में आज भारत सरकार पहाड़ी क्षेत्रों, ट्रेन पटरी व विद्युतीकरण सेवा पर भी काम कर रही है। 2050 में भारत के लोग पहाड़ी क्षेत्रों में ट्रेन के माध्यम से घूमने का लुत्फ लिया करेंगे। भारत को शक्तिशाली देश बनना है तो डिफेंस पावर भी काम करना होगा। भारतीय सोल्जर्स का जंग में कोई मुकाबला नहीं है, पर आने वाले सालों में वॉर हथियारों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से लड़ी जाएगी। हाल ही में यूक्रेन और रूस के बीच हुए युद्ध से पता चलता है कि आने वाला समय रासायनिक हथियारों का होगा। इजराइल और हमास के बीच युद्ध में भी कुछ ऐसे ही हमले हुए थे, पर आने वाले सालों में वॉर हथियारों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से लड़ी जाएगी और इसकी तैयारी भी भारत ने शुरू कर दी है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी लगातार अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रही है और जल्द ही इंडियन डिफेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी शामिल कर लिया जाएगा। 2050 की इंडियन डिफेंस फोर्स में हार्प, टैंक, वेपन्स और एयरक्राफ्ट के साथ रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी भी होगी, जिससे जंग में कोस्मेटिक्स का खतरा जीरो हो जाएगा। भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मॉडर्न रेडियो सिस्टम की 1000 करोड़ की डील साइन की है। इस टेक्नोलॉजी से इंडियन आर्मी का टैंक डिपार्टमेंट पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसराइल की फेमस टेवर X95 राइफल्स की टेक्नोलॉजी भी भारत इसराइल से खरीद चुका है और अब ये राइफल भारत में ही बनेगी। 2050 में ज्यादातर हमले ड्रोन के माध्यम से किए जाएंगे। आने वाले समय में भारत ड्रोन पर भी बहुत उम्दा कार्य कर रहा है। दुनिया भर के एक्सपर्ट की माने तो 2050 तक भारत वैश्विक लीडर बन जाएगा। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह भारत के वर्क फोर्स और प्रोडक्शन पावर सबसे ज्यादा होगी। दोस्तों, अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो एजुकेशन सेक्टर पर सबसे ज्यादा काम करना होगा। भारत में अपनी एजुकेशन में साइंस को महत्व देना होगा। भारत ने पिछले साल ही अपनी एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव किए हैं, जिसका फायदा अगले 30 सालों में मिल सकता है। अब स्कूलों में थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस किया जाएगा। नॉर्वे, अमेरिका, जापान, चाइना जैसे देशों की तरह अब भारत में भी स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के दौरान वोकेशनल कोर्स कराए जाएंगे और समर वेकेशन में इंटर्नशिप करवाई जाएगी। कोडिंग और साइंटिफिक नॉलेज सिर्फ साइंस स्ट्रीम बच्चों के लिए ही नहीं होगी। टेक्नोलॉजी मॉडर्न की पहचान बनाने वाला, इसलिए स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स भी कराए जाएंगे। 2050 का भारत वर्ल्ड एजुकेशन का सेंटर होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर भारत में 100 फॉरेन कॉलेज को एंट्री मिल चुकी है। 2030 तक हर देश के डिस्ट्रिक्ट में मल्टी कॉलेज बनाने का टारगेट रखा जाएगा। एक्सपर्ट की माने तो 2050 तक भारत का लिटरेसी रेट 90% से ऊपर पहुंच जाएगा। पर यह सब कैसे हुआ, यह कहना अभी मुश्किल है। वो इसलिए क्योंकि महामारी के बाद आई गरीबी की वजह से हजारों बच्चों ने स्कूल ड्रॉप आउट किया है। गरीब परिवार से आने वाले बच्चे किताब भी मुश्किल से खरीद पाते हैं। ऐसे में स्कूल डिजिटलाइज हो जाते हैं। उनके पास स्मार्टफोन और आईपैड जैसे गैजेट्स कहां से आएंगे। सरकार को अगर भारत के स्कूलों को स्मार्ट बनाना है तो ये सारी सुविधाएं करानी होगी, ताकि गरीब परिवार से आने वाले बच्चे भी इस डिजिटल युग में दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। भारत सरकार को 2050 तक सभी गांवों में वाईफाई टेक्नोलॉजी की सुविधा देनी होगी, तभी भारत शिक्षा में विश्व गुरु बन सकता है और विश्व पर अपना कब्जा कर सकता है। दोस्तों, बात करें अगर टेक्नोलॉजी की, तो भविष्य में भारत ही नहीं हर देश का एक ही मूल मंत्र होगा, टाइम इज मनी। हर टेक्नोलॉजी टाइम सेविंग पर बेस्ड होगी और आज से कहीं ज्यादा सेफ, सिक्योर और हाईटेक होगी। भारत में इस साल 5G की एंट्री हुई है, लेकिन 2050 तक भारत में 10G आ चुका होगा। इंटरनेट स्पीड आज से कई गुना फास्ट होगी। देश की 100% पॉपुलेशन सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो जाएगी। लोग रियल से ज्यादा वर्चुअल लाइफ में जिएंगे। 2050 में आज की तरह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए वायरिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तक दुनिया में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी बहुत आम बात हो जाएगी। जापान में तो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पर काम शुरू भी हो चुका है और जल्द ही दूसरे देशों में भी यह वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पर अपनी टेस्टिंग शुरू कर देंगे। वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के आने से इलेक्ट्रिक शॉक से होने वाले डैमेज जीरो हो जाएंगे। एलन मस्क की कंपनी न्यूरोलिंक ह्यूमंस एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। इस तरीके की अनेकों कंपनी उत्पन्न हो जाएंगी। इस टेक्नोलॉजी की मदद से ह्यूमंस को कंप्यूटर से कनेक्ट किया जा सकेगा, मानो कंप्यूटर ह्यूमन माइंड्स को रीड स्कैन कर पाएंगे। 2050 तक ये टेक्नोलॉजी भारत और दूसरे देशों में पहुंच जाएगी। इस टेक्नोलॉजी से इंसोम्निया, डेमेंटिया, एल्जाइमर जैसी न्यूरोलॉजिकल बीमारी का इलाज बहुत आसानी से हो जाएगा। भारत में धामपुर शुगर मिल्स, फाइजर और डिक्सन सहित 10 से ज्यादा कंपनियां काम कर रही हैं।
हैं। 2050 में कोई भी बड़े बड़े स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करेगा। फ्यूचर में स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी ब्रेसलेट, स्मार्ट वॉचेस को मिलने लगेगी। कंप्यूटर विजन, स्मार्टफोन, न्यूज़पेपर, सोशल नेटवर्क, इंटरगेशन जैसी टेक्नोलॉजी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाएंगी। 2050 के भारत में 3D प्रिंटिंग की मार्केट मेन सेक्टर्स में शामिल हो जाएगी और कार, बाइक जैसे व्हीकल भी 3D प्रिंटिंग मशीन से बनने लगेंगे। भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री ऐसे सुपर मशीन डेवलप करेगी जिसकी मदद से फैक्ट्री में 24 घंटे काम पॉसिबल होगा। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल मास्टर नॉलेज अड्डा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, ब्रह्मांड में हमारा सौरमंडल सबसे अलग है। इसका आकार एक तस्तरी की तरह का है। सौरमंडल की उत्पत्ति 5 बिलियन साल पहले हुई थी जब एक नए तारे का जन्म हुआ था जिसे हम सूर्य के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सूरज या सूर्य के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि सूर्य को तो हम रोज देखते ही हैं, लेकिन जिसे आप अपनी आंखों से रोज देखते हैं हम उसके बारे में नहीं। हम बात करेंगे एक ऐसे सूरज की जिसे मानव द्वारा तैयार किया गया है। एक ऐसा सूरज कहीं और नहीं बल्कि आपके ही पड़ोसी देश चीन के लोगों द्वारा बनाया गया है। अब आप चीन की टेक्नोलॉजी का अंदाजा इसी सफलता से लगा सकते हैं। टेक्नोलॉजी के बढ़ते युग में चीन शीर्ष स्थान पर माना जाता है। नकली सूरज बनाने में चीन ने जो कामयाबी हासिल की है, जिसे आर्टिफिशियल सन भी कहा जाता है, उससे विश्व और दुनिया के अन्य देश भी हैरानी में हैं और एक प्रकार से सदमे में भी हैं, क्योंकि चीन एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। चीन का हमेशा से ही तानाशाही रवैया देखने को मिलता रहा है और ऊपर से चीन के वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए आर्टिफिशियल सूरज से दुनिया के सभी देशों के वैज्ञानिक हैरानी में हैं और यह हैरानी तब और भी बढ़ जाती है जब उन्हें पता चलता है कि यह नकली सूरज प्राकृतिक सूरज से 10 गुना अधिक प्रभावशाली रहने वाला है। चीन के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया यह नकली सूरज प्रकाश भी देगा और ऊर्जा की जरूरतों को पूरा भी करेगा। चीन की न्यूज एजेंसी डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में कृत्रिम सूरज यानी चीन के वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए सूरज का तापमान असली सूरज की तुलना में 10 गुना अधिक पहुंच गया था तथा 100 सेकंड तक इस ताप को बनाए रखने में सफल रहा। 30 दिसंबर 2021 को चीन में बने इस नकली सूरज ने अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है, जिसे इस नकली सूरज ने 1056 सेकंड यानी लगभग 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकाली है। यह अब तक का सबसे ज्यादा समय है जब इतनी ऊर्जा इस परमाणु रिएक्टर से निकली है। इससे पहले इस नकली सूरज ने 1.2 करोड़ ऊर्जा निकाली थी। चीन के इस नकली सूरज से निकली अपार ऊर्जा को देखकर दुनिया टेंशन में आ गई है। हम आपको बता दें कि चीन के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया यह सूरज नाभिकीय रिएक्टर के नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें नाभिकीय रिएक्टर में अपार ऊर्जा निकलती है। हाइड्रोजन बम भी परमाणु रिएक्टर के इसी सिद्धांत पर आधारित है। चीन ने अपने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया है और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चीन ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, जिससे विश्व के अन्य देश भी अब इस तरीके के प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं, जिससे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चीन के बढ़ते हुए कद का मुकाबला किया जा सके। अगर चीन की इस टेक्नोलॉजी का मुकाबला विश्व के अन्य देश नहीं कर पाए तो वो दिन दूर नहीं जब चीन पूरी दुनिया पर अपना कब्जा जमा लेगा। दुनिया की सबसे बड़ी सेना तैयार कर चुके चीन के कृत्रिम सूरज ने एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। इस चीनी सूरज से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकली। चीन की इस सफलता से दुनिया के अन्य देश टेंशन में आ गए हैं। चीन के कृत्रिम सूरज ने एक बार फिर से नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। हेफाई में स्थित चीन के इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर से 1056 सेकंड या करीब 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकली है। चीन की इस सूरज ने रिकॉर्ड गत 30 दिसंबर को बनाया है।
यह अब तक का सबसे ज्यादा समय है जब से इतनी ऊर्जा इस परमाणु रिएक्टर से निकली है। इससे पहले इस नकली सूरज ने 1.2 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकाली थी। इस बीच चीन के इस नकली सूरज से निकली अपार ऊर्जा से दुनिया टेंशन में आ गई है। हेफाई इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंसेस ने एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक ईस्ट हीटिंग सिस्टम प्रोजेक्ट शुरू किया है। यहाँ पर हैवी हाइड्रोजन की मदद से हीलियम पैदा किया जाता है। इस दौरान अपार ऊर्जा पैदा होती है। चाइना अकादमी ऑफ साइंसेज के शोधकर्ता गोंग सियानजू ने 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक ऊर्जा प्राप्त होने का ऐलान किया। गोग के निर्देशन में ही हेफाई में यह प्रयोग चल रहा था। चीन की सरकारी संवाद समिति सिन्हुआ से बातचीत में गोंग ने कहा, हमने 1.2 करोड़ डिग्री सेल्सियस के प्लाज्मा तापमान को साल 2021 के पहले 6 महीने में 101 सेकंड तक हासिल किया था। इस बार यह प्लाज्मा ऑपरेशन करीब 1056 सेकंड तक चला है। इस दौरान तापमान करीब 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक रहा है। इससे एक संलयन आधारित परमाणु रिएक्टर को चलाने का ठोस वैज्ञानिक और प्रयोगात्मक आधार हो गया है। इस चीन के हाथ लगी इस अपार ऊर्जा से दुनिया के वैज्ञानिक टेंशन में आ गए हैं। चीन ने जहां वैश्विक हथियार प्रतिस्पर्धा में जहां बढ़त हासिल कर ली है, वहीं दुनिया की अन्य महाशक्तियां ऐसी नई तकनीक को खोजने के लिए संघर्ष कर रही हैं, जिससे इंसान को असीमित ऊर्जा मिल सके। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की कृत्रिम सूरज को लेकर यह सफलता काफी महत्वपूर्ण है। चीन की इस सफलता से अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों को भी इस तकनीक में शोध करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। वहीं चीन कृत्रिम सूरज की मदद से अपने स्थान को और ज्यादा मजबूत करने में जुट गया है। परमाणु संलयन के दौरान असीमित ऊर्जा निकलती है और चीनी सूरज में इसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस प्रक्रिया के जरिए इंसान को गर्मी और प्रकाश मिलेगा, जैसा कि सूरज से हमें मिलता है। ईस्ट और अन्य फ्यूजन रिएक्टर सोवियत संघ वैज्ञानिकों की परिकल्पना है, जिसे उन्होंने 1950 के दशक में अंजाम दिया था। अब तक चीन अपने कृत्रिम सूर्य या टोकामक के निर्माण में पैसा पानी की तरह खर्च कर चुका है। टोकामक एक इंस्टॉलेशन है जो प्लाज्मा में हाइड्रोजन आइसोटोप को उबालने के लिए उस तापमान का इस्तेमाल करता है। यह एनर्जी को रिलीज करने में मदद करता है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके सफल इस्तेमाल से बहुत कम ईंधन का इस्तेमाल होगा और लगभग शून्य रेडियो एक्टिव कचरा पैदा होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स के डिप्टी डायरेक्टर सान युताओ ने कहा है कि आज से 5 साल बाद हम अपना फ्यूजन रिएक्टर बनाना शुरू करेंगे, जिसके निर्माण में और 10 साल लगेंगे। उसके बनने के बाद हम बिजली जनरेटर का निर्माण करेंगे और करीब 2040 तक बिजली पैदा करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, आर्टिफिशियल सन के मनुष्य प्रजाति को क्या क्या फायदे मिल सकते हैं? चीन के वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए इस नकली सूरज का मुख्य उद्देश्य कृत्रिम प्रकाश उत्पन्न करना है। वह एक साथ बहुत बड़े बड़े भूभाग को बिना किसी तार या खंबे आदि के प्रकाशित कर सकता है, जिससे वहां का सड़क परिवहन तथा लोगों के व्यापारिक और घरेलू कार्य रात्रि यानी रात में भी सुचारू रूप से कार्य कर सकेंगे। चीन के द्वारा बनाया गया यह नकली सूरज परमाणु संयंत्रों में ऊर्जा प्राप्त करता है, जिसमें कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम या नगण्य होते हैं। ऐसी स्थिति में यह प्रोजेक्ट पर्यावरण के लिए अत्यधिक लाभकारी साबित होगा। चीन के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया यह नकली सूरज नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके कारण बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होगी तथा रेडियो एक्टिव कचरा उत्पन्न होने का भी खतरा नहीं होगा। ऐसा विकल्प विश्व भर के वैज्ञानिक काफी लंबे समय से तलाश रहे थे, क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ जो कचरे के रूप में उत्पन्न होते हैं, वे पर्यावरण में जल, वायु और मिट्टी सभी को बहुत लंबे समय तक धीरे धीरे प्रदूषित करते रहते हैं। इसलिए यह प्रोजेक्ट पर्यावरण प्रदूषण को भी कम करने में सहायक होगा, जैसा कि हाल ही में हुए इसके प्रयोग में पाया गया है।
कि यह अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करेगा तो इस ऊर्जा में बड़े बड़े कारखानों आदि को चलाया जा सकता है तथा इस ऊर्जा को दूसरे रूपों में रूपांतरित करके विभिन्न प्रकार के कार्यों में जैसा कपड़ा उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, कंस्ट्रक्शन के कार्य आदि में प्रयोग कर सकते हैं। चीन द्वारा बनाए गए इस नकली सूरज के हाल ही के प्रयोग से यह साबित हुआ है कि यह प्राकृतिक सूर्य से भी कई गुना ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। यदि ऐसा हुआ तो इससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को एकत्रित करना वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। यदि यह ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होगी, अगर वैज्ञानिक इसको कंट्रोल नहीं कर पाए तो यह भारी तबाही का कारण भी बन सकता है। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पृथ्वी पर जीवन उत्पत्ति के एक ऐसे युग की जिसके बारे में सुनकर आपको थोड़ी बहुत हैरानी जरूर होगी। जी हाँ, क्योंकि हम ऐसे युग की बात करेंगे जिसमें जीवन तो था लेकिन मानव का दूर दूर तक भी नामो निशान नहीं था। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मीसोजोइक महाकल्प की, जिसका प्रारंभ लगभग 30 से 25 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। इस युग में सरीसृपों का राज चलता था, यानी सरीसृपों की तूती बोलती थी, इसलिए इस युग को सरीसृप का युग कहा जाता है। मीसोजोइक महाकल्प को 3 पीरियड में बांटा गया है। नंबर 1 ट्राइएसिक काल, नंबर 2 जुरेसिक काल, नंबर 3 क्रिटेशियस काल। ट्राइएसिक काल की बात करें तो इसमें बड़े बड़े या विशालकाय उभयचरी लुप्त हो रहे थे, किंतु छोटे छोटे प्राणी जैसे सैलमेंडर, टोड, मेंढक आदि का विकास हुआ। बड़े बड़े कछुए, छिपकलियां तथा प्रारंभिक स्तनियों में अंडे देने वाली जातियां विकसित हुई, जिन्हें प्रोटोथीरिया कहा जाता है। ट्राइएसिक काल के बाद यूरेसिक काल प्रारंभ हुआ। इसका प्रारंभ लगभग 19 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। इस काल में कुछ सरीसृपों का समुद्री जल में विकास हुआ। इनमें मछली के जैसा इक्थियोसारस और लंबी गर्दन वाला प्लेजियोसारस प्रमुख थे। इस काल में सर्वाधिक विचित्र सरीसृप थे। इस युग में विशालकाय डायनासोर अधिक संख्या में थे, इसलिए इसे डायनासोर का युग भी कहा जाता है। सर्वाधिक भारी शाकाहारी डायनासोर ब्रैकियोसारस का वजन लगभग 55 टन था। एप्टोसारस लगभग 30 टन भारी तथा 20 मीटर लंबा था। सबसे लंबा डिप्लोडोकस लगभग 30 मीटर का था। जुरासिक काल के अंतिम चरण में आर्कोओप्टेरिक्स का विकास हुआ, जिसे आधुनिक पक्षियों का पूर्वज कहा जाता है। जुरासिक काल के बाद क्रिटेशियस काल का उदय होता है। इसका प्रारंभ लगभग 14 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। इस युग में विशालकाय सरीसृप जैसे शाकाहारी डायनासोर आदि प्रमुख थे, जो एक चरम सीमा तक विकसित होने के बाद बदलते वातावरण में विलुप्त होने लगे। दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले धरती पर राज करने वाले पहले विशालकाय जीव जंतुओं का अंत कैसे हुआ, वैज्ञानिक इसकी तह तक अभी नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का अनुमान है। हाल ही में मैक्सिको की खाड़ी में एक क्रेटर की मिली एस्टेरॉयड की धूल से पता चला है कि इस महाविशालकाय अंतरिक्ष की चट्टान ने 6.6 करोड़ साल पहले डायनासोर और धरती पर 75% जीवन को नष्ट कर दिया था। ब्रुसेल्स के ब्रिजे यूनिवर्सिटी के जियोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर स्टीवन डेविस का कहना था कि क्रेटर की धूल का अध्ययन करने पर पता चला है कि करोड़ों साल पहले एक शहर के आकार के एस्टेरॉयड के धरती से टकराने की वजह से डायनासोर मारे गए थे। इस विशालकाय एस्टेरॉयड का पृथ्वी पर टकराने पर पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक हो गया था। तापमान अधिक होने के कारण जीव जंतुएं नष्ट होने लगे थे और इस एस्टेरॉयड के टकराने पर एक खतरनाक धूल का सामना हुआ था। शोधकर्ताओं के मुताबिक इस धूल के मिलने के साथ ही डायनासोर के खात्मे को लेकर चली आ रही तमाम अटकलें खत्म हो गई हैं। इस शोध में शामिल प्रोफेसर स्टीवन गोडेरिश ने कहा है, चक्र अब अंततः पूरा हो गया है।
इससे पहले वर्ष 2016 में एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने 150 किलोमीटर वाले गड्ढे में नमूने इकट्ठा करना शुरू किया था। चट्टानों के नमूनों के आकलन के शोधकर्ताओं ने पाया कि उनके अंदर बड़ी मात्रा में इरिडियम है, जो पृथ्वी पर मिलना दुर्लभ है, लेकिन कुछ एस्टेरॉयड के अंदर पाया जाता है। इरिडियम का यह स्तर सामान्य से 30 गुना ज्यादा है। इरिडियम की मात्रा अधिक होने से जीव को नुकसान हुआ। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, जापान, अमेरिका की लैब में इसकी जांच कराई गई, जिसके आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुंचे। डायनासोर के लुप्त होने के मुख्य कारणों को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के 52 स्थानों पर भूगर्भिक परत के नमूनों का अध्ययन किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि चट्टानों में सल्फर की मात्रा कम होने का भी पता चला है, जबकि चूना पत्थर के आसपास के क्षेत्रों में इसकी मौजूदगी अधिक थी। संभव इसी कारण वैश्विक स्तर पर ठंडे मौसम और तेजाब जैसी बारिश होने के कारण पृथ्वी पर रहने वाले डायनासोर समेत अन्य जीवों को भारी नुकसान पहुंचा है। दोस्तों, पृथ्वी पर बड़े स्तनधारी डायनासोर, मैमल इत्यादि जीव जंतुओं का नष्ट होने का मुख्य कारण पृथ्वी पर बड़े बड़े एस्टेरॉयडों का टकराना था, जिसमें अनेक खतरनाक गैस तथा तापमान दाब जीवों के शरीर के अनुकूल बहुत अधिक हो गया था, जिस कारण पृथ्वी पर बड़े बड़े स्तनधारी जीव मरने लग गए थे। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही बहुत जरूरी हैं। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है लेकिन उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब है तो उसे अपने जीवन में कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मानसिक स्वास्थ्य से एक व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का पता चलता है, उसके भीतर आत्मविश्वास आता है कि वे जीवन में तनाव से सामना कैसे कर सकता है और अपने काम या कार्यों से अपने समुदाय के विकास में योगदान दे सकता है। मानसिक विकार व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार, फैसले, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, सुरक्षित यौन व्यवहार आदि को प्रभावित करता है और शारीरिक रोगों के खतरे को बढ़ाता है। मानसिक अस्वस्थता के कारण ही व्यक्ति को बेरोजगार, बिखरे हुए परिवार, गरीबी, नशीले पदार्थों का सेवन और संबंधित अपराध का सहभागी बनना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य सही रहेगा तो उसका जीवन भी सही रहेगा। इसलिए हम आपको अपने इस वीडियो में मानसिक विकारों से जुड़े हर पहलू के बारे में विस्तार से बताएंगे, जो आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करेगा। पर आइए सबसे पहले जान लेते हैं मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। मानसिक बीमारियों का कारण। मानसिक स्वास्थ्य में हमारे भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण शामिल है। यह प्रभावित करता है कि हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे महसूस करते हैं और हम कैसे कार्य करते हैं। आपका मानसिक स्वास्थ्य उम्र बढ़ने के साथ साथ बदलता रहता है। अपने जीवन के दौरान अगर आप मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव करते हैं तो इसके बारे में जानना, डॉक्टर की मदद लेना और इलाज करवाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये आपकी सोच, मनोदशा और व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे कई कारण हैं जो कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में योगदान करते हैं, जिनमें यह भी शामिल है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जैविक कारण जैसे कि जीन या मस्तिष्क। मानसिक स्वास्थ्य का पारिवारिक इतिहास, जीवन के अनुभव जैसे आघात या चोट पहुंचना, बचपन में आघात के लगने के कारण, तनावपूर्ण घटनाएं, नकारात्मक विचारों के बढ़ने के कारण, अनहेल्दी आदतों जैसे कि पर्याप्त नींद न लेना या खराब खानपान की वजह से, ड्रग्स और अल्कोहल का दुरुपयोग से। एक लंबी बीमारी के उपचार के बाद। मानसिक बीमारी के लक्षण। प्रत्येक मानसिक बीमारी के अपने अपने लक्षण होते हैं। हालांकि कुछ सामान्य चेतावनी, संकेत या लक्षण हैं जो आपको सचेत कर सकते हैं कि आपको किसी को पेशेवर मदद की आवश्यकता है, जैसे कि ज्यादा सोचना, एंजाइटी और घबराहट, व्यक्तित्व परिवर्तन, खाने या सोने के पैटर्न में बदलाव, समस्याओं और दैनिक गतिविधियों के करने में असमर्थता, ज्यादा चिंता करना,
लंबे समय तक अवसाद और उदासीनता, ज्यादा गुस्सा करना या हिंसक व्यवहार करना, आत्महत्या के बारे में सोचना या खुद को नुकसान पहुंचाना, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होना, शराब या ड्रग्स का दुरुपयोग, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ बीमारियां। नंबर 1, एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर मानसिक बीमारी का सबसे आम प्रकार है। इन स्थितियों वाले लोगों में गंभीर भय या चिंता होती है जो कुछ वस्तुओं या स्थितियों से संबंधित होती है। सामान्यकृत चिंता विकार में लगातार और अत्यधिक चिंता शामिल होती है जो दैनिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करती है। यह चल रही चिंता और तनाव शारीरिक लक्षणों के साथ हो सकता है, जैसे कि बेचैनी, किनारे पर महसूस करना या आसानी से थकावट, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, मांसपेशियों में तनाव या नींद की समस्या। नंबर 2, घबराहट की समस्या, पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर का मुख्य लक्षण बार बार होने वाले पैनिक अटैक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक संकट का एक जबरदस्त संयोजन है। इसके कई लक्षण हैं, जैसे कि तेज दिल की धड़कन, पसीना आना, थरथर कांपना या हिलाना, सांस की तकलीफ महसूस करना, छाती में दर्द, चक्कर आना, हल्का फुल्का या बेहोश होना, घुटन का एहसास, स्तब्ध होना या झुंझुनी, ठंड लगना, मतली या पेट में दर्द, मरने का डर। फोबिया एक विशिष्ट वस्तु, स्थिति या गतिविधि का अत्यधिक और लगातार भय है जो आमतौर पर हानिकारक नहीं होता है। मरीजों को पता है कि उनका डर अत्यधिक है, लेकिन वे इसे दूर नहीं कर सकते। नंबर 3, भीड़ से डर लगना। भीड़ से डर लगना मतलब एग्रोफोबिया। एग्रोफोबिया उन स्थितियों में होने का डर है जहां से बचना मुश्किल या शर्मनाक हो सकता है। ये डर वास्तविक स्थिति बहुत परेशान करता है और कामकाज में समस्याएं पैदा करता है। एग्रोफोबिया से पीड़ित व्यक्ति इस डर का अनुभव कई स्थितियों में करता है, जैसे कि सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, खुले स्थानों में होने पर, भीड़ वाले स्थानों पर होना, लाइन में खड़े होने पर, घर के बाहर अकेले होने पर। नंबर 4, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर सामाजिक चिंता विकार वाले व्यक्ति को शर्मिंदगी, अपमानित, अस्वीकार किए जाने या सामाजिक संबंधों में कमी देखने के बारे में ज्यादा चिंता और असुविधा होती है। इस विकार वाले लोग स्थिति से बचने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर जाने, बोलने, नए लोगों से मिलने और सार्वजनिक रूप से खाने पीने से अत्यधिक डरते हैं। नंबर 5, अलगाव की चिंता। एंजाइटी डिसऑर्डर अलगाव चिंता विकार वाले लोगों को अपने लोगों से बिछड़ने का डर रहता है। ऐसे लोग घर से बाहर जाने या उस व्यक्ति के बिना बाहर जाने से इनकार कर सकते हैं या अलगाव के बारे में बुरे सपने का अनुभव कर सकते हैं। ये परेशानी बचपन में विकसित होते हैं, लेकिन लक्षण वयस्क होने के बाद भी रह सकते हैं। नंबर 6, मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर को भावात्मक विकारों या अवसादग्रस्त विकारों के रूप में देखा जा सकता है। इन स्थितियों वाले लोगों के मनोदशा में बहुत जल्दी बदलाव आता रहता है। इसके भी कई प्रकार होते हैं, जैसे मेजर डिप्रेशन। इस अवसाद के साथ एक व्यक्ति लगातार लो फील करता रहता है और उसका मूड हमेशा खराब रहता है और उन गतिविधियों और घटनाओं में रुचि खो देता है जो पहले से आनंद लेते थे। वे लंबे समय तक निराश या अत्यधिक उदास महसूस करते हैं। नंबर 2, बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर या द्विध्रुवी विकार वाला व्यक्ति अपने मनोदशा, ऊर्जा के स्तर, गतिविधि के स्तर, दैनिक जीवन को जारी रखने की क्षमता में असामान्य परिवर्तन का अनुभव करता है। अच्छा महसूस करने पर वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, जबकि लो मूड होने पर भी अवसाद में चले जाते हैं। नंबर 3, मौसमी भावात्मक विकार, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। सर्दियों और शुरुआती बसंत महीनों के दौरान जब दिन का छोटा होता है या ज़्यादा अंधेरा होता है तो ये कुछ लोगों का डिप्रेशन में डाल सकता है। ऐसे लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है एक बेहतर लाइटिंग या सूर्य की रोशनी वाले कमरे में रहना। नंबर 3, सिजोफ्रेनिया डिसऑर्डर। सिजोफ्रेनिया एक या कई मानसिक बीमारियों का एक समूह है जिसे समझना काफी मुश्किल है। सिजोफ्रेनिया के लक्षण आमतौर पर 16 से 30 साल की उम्र के बीच विकसित होते हैं। ऐसे व्यक्ति के विचार कई बार टूटे हुए और खोए हुए से होते हैं।
ये लोग उन चीजों को भी अपने आसपास महसूस करते हैं जो सच की दुनिया में है ही नहीं। सिजोफ्रेनिया के नकारात्मक और सकारात्मक लक्षण है। सकारात्मक लक्षणों में भ्रम, विचार, विकार और मतिभ्रम शामिल हैं। नकारात्मक लक्षणों में प्रेरणा की कमी और खराब मनोदशा शामिल है। मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के कुछ बेहतरीन विकल्प। नंबर 1, दूसरों से जुड़े रहें, अपने आप को अलग न समझें। नंबर 2, पॉजिटिव सोचें। नंबर 3, शारीरिक रूप से सक्रिय रहें। नंबर 4, दूसरों की मदद करते रहें। नंबर 5, पर्याप्त नींद लें और समय पर सोएं और समय से जागें। नंबर 6, हेल्दी डाइट लें, खासकर मूड को बेहतर बनाने वाली चीज़ों को खाएं। नंबर 7, शराब, धूम्रपान और ड्रग्स से बचें। नंबर 8, खूब धूप लें। नंबर 9, तनाव ज़्यादा ना लें। नंबर 10, बहुत ज़्यादा सोचना बंद करें। नंबर 11, एक्सरसाइज और योगा करें। नंबर 12, ऐसा कुछ करें जिससे आपका मन लगा रहे और आप खुश रहें। मिलनसार बने। इस तरह आप मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सभी परेशानियों, बीमारियों और उनके लक्षण, उपचार और बचाव के लिए एक्सपर्ट से भी टिप्स या जानकारियाँ पा सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पुलिस कांस्टेबल कैसे बने इसके बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आपका सपना कांस्टेबल बनने का है तो आप अच्छी मेहनत के द्वारा बहुत आसानी से व बहुत कम समय में अपना सपना पूरा कर सकते हैं। यदि आप पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो हमारा यह वीडियो पूरा देखें। अक्सर ज्यादातर लोगों का सपना होता है कि वो पुलिस में नौकरी करें, पर जानकारी सटीक न होने के कारण ज्यादातर लोगों का सपना पूरा नहीं हो पाता है। अगर आपको कांस्टेबल बनना है तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी, क्योंकि आज के समय में पुलिस भर्ती में बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। इसलिए आपको यह नौकरी पाने के लिए दिन रात मेहनत करनी होगी। कड़ी मेहनत करने के साथ साथ आपको जुनून और सच्चे लगन से पुलिस कांस्टेबल बनने की तैयारी करनी होगी और साथ ही अपने स्वास्थ्य तथा शारीरिक मापदंडों से परिपूर्ण होना होगा, तो आप पुलिस कांस्टेबल बन सकते हैं। यदि हम पुलिस विभाग में पुलिस कांस्टेबल बनने की बात करें तो पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस कांस्टेबल पद एक हवलदार वाले पद को पुलिस विभाग में कांस्टेबल रैंक एक न्यूनतम रैंक होती है, लेकिन यह एक मुख्य भूमिका वाली पोस्ट होती है। पुलिस कांस्टेबल का कार्य ग्राउंड लेवल से शुरू होता है, अतः किसी भी केस की शुरुआत कांस्टेबल के माध्यम से ही शुरू की जाती है। पुलिस कांस्टेबल के कुछ मुख्य कार्य। नंबर 1, आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखना। नंबर 2, अपने थाने क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा बनाए रखना। नंबर 3, गलत कामों पर रोकथाम करना। नंबर 4, लोगों के जान माल की सुरक्षा व हिफाजत करना। नंबर 5, अपने सीनियर अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना। नंबर 7, संवैधानिक पद अधिकारियों की सुरक्षा करना। नंबर 8, क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना। नंबर 9, आतंकवादी, नक्सली, संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर बनाए रखना। नंबर 10, अपने क्षेत्र के आंदोलनों पर नजर बनाए रखना। नंबर 11, वाहनों इत्यादि चोरी करने वाले चोरों पर नजर बनाए रखना। नंबर 11, आपराधिक छवि वाले व्यक्तियों की निगरानी रखना तथा स्थानीय नागरिकों के विवादों का निरीक्षण कर उन्हें निष्पक्ष न्याय दिलाना। दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए पुलिस विभाग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से आप पुलिस कांस्टेबल के आवेदन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसके पश्चात आप अपनी योग्यता के अनुसार इस पुलिस कांस्टेबल पद के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आप पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th पास होना। पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से 22 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पुलिस विभाग में पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए SC, ST, OBC पुरुष उम्मीदवार आवेदनकर्ताओं में
सामान्य, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित वर्ग के उम्मीदवारों की ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के पुरुष उम्मीदवारों की ऊंचाई सेंटीमीटर रखी गई है। दोस्तों, अगर पुलिस कांस्टेबल की चेस्ट की बात करें तो सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होनी चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का सीने का फुलाव अनिवार्य है। वहीं महिलाओं की न्यूनतम ऊंचाई 52 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं की ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिलाओं का वजन कम से कम 40 किलोग्राम जरूर होना चाहिए। दोस्तों, पुलिस विभाग में पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए आपको 4 एग्जाम को उत्तीर्ण करना होगा, जो इस प्रकार हैं। रिटन एग्जाम नंबर 2, फिजिकल एग्जाम नंबर 3, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नंबर 4। पुलिस विभाग में पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए आपको पहले लिखित परीक्षा से गुजरना होगा। पुलिस कांस्टेबल की यह लिखित परीक्षा विशेष रूप से ऑनलाइन या OMR सीट पर ली जाती है। इस लिखित परीक्षा में आपको सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, करंट अफेयर, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इस लिखित परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर लेते हैं तो आपको आगे शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया जा। नंबर 2, जैसे ही पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए लिखित परीक्षा पास कर लेते हैं, आपको शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। इस परीक्षा में आपको दौड़ पूरी करनी होती है। इसके अलावा उम्मीदवार की ऊंचाई और छाती भी नाप ली जाती है। जो उम्मीदवार इस शारीरिक परीक्षा में सफल हो जाते हैं, उन्हीं उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। नंबर 3, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या दस्तावेज सत्यापन। पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए जैसे आप शारीरिक परीक्षा या फिजिकल एग्जाम उत्तीर्ण कर लेते हैं तो आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाता है, जिसमें अधिकारियों द्वारा आपके मूल प्रमाण पत्र सत्यापित किए जाते हैं। यदि आपके सभी प्रमाण पत्र सही पाए जाते हैं तो उम्मीदवार को सफल घोषित किया जाता है और उम्मीदवार को मेडिकल चेकअप के लिए बुलाया जाता है। नंबर 4, मेडिकल चेकअप या चिकित्सा परीक्षण। यदि आप पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए सभी परीक्षाओं को पास कर लेते हैं तो आपको मेडिकल परीक्षा के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपको मेडिकल चेकअप के दौरान अभ्यर्थियों की आंख, कान, फ्लैट पैर, घुटने, हड्डियों के साथ साथ गुप्त अंगों के साथ पूरे शरीर का चेकअप किया जाता है। पुलिस कांस्टेबल डॉक्टरी में अभ्यर्थियों के कान बहुत महीन तरीके से चेक किए जाते हैं। डॉक्टर लाइट के माध्यम से कान की हड्डियां या कान के पट्टे को सही तरीके से चेक करते हैं। पुलिस कांस्टेबल डॉक्टरी में डॉक्टर 20 फुट दूर से अभ्यर्थियों की आंखों के साथ साथ उनका कलर विजन भी टेस्ट करते हैं। डॉक्टरी चेकअप के दौरान कलर विजन में बहुत से बच्चों को बाहर कर दिया जाता है। डॉक्टरी के दौरान अभ्यर्थियों के फ्लैट पैर भी जरूर चेक किए जाते हैं। पुलिस कांस्टेबल डॉक्टरी के दौरान डॉक्टर अभ्यर्थियों के सभी शरीर का सटीक परीक्षण करते हैं और सही तरीके से डॉक्टरी करते हैं। पुलिस कांस्टेबल डॉक्टरी में सफल अभ्यर्थियों की अंतिम मेरिट लगाई जाती है। इन सफल अभ्यर्थी को पुलिस ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। पुलिस ट्रेनिंग के दौरान कांस्टेबल को रंग रूट कहा जाता है। रंग रूटों से बहुत मेहनत कराई जाती है, शारीरिक परिश्रम कराया जाता है। पुलिस रंग रूटों की ट्रेनिंग लगभग 8 महीने की होती है। इस दौरान रंग रूटों की वेतन माह लगभग 25,000 के करीब होता है और 8 महीने बाद इनकी पासिंग आउट कराई जाती है। यूपी पुलिस ट्रेनिंग कांस्टेबल या पासिंग आउट के बाद सफल अभ्यर्थियों को थाने में तैनात कर दिया जाता है।
एक पुलिस कांस्टेबल, यूपी पीएससी, यूपी फायरमैन, यूपी 100 नंबर या 112 नंबर, यूपी पुलिस कमांडो या फिर ट्रैफिक कांस्टेबल में अपनी सेवाएं आदि में किसी राज्य को दे सकता है। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। आज से तकरीबन 3.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर एक कोशिकीय जीव के रूप में जीवन की शुरुआत हुई और समय के लंबे दौर से गुजरने के बाद जीवन विभिन्न रूपों में विकसित होता गया है। हमारे पूर्वज समझे जाने वाले वानर तकरीबन 6 मिलियन वर्ष पहले भोजन की तलाश में पेड़ों से जमीन पर उतरे और 2 पैरों से चलना शुरू किया। उसी का नतीजा है कि आज हम चांद पर अपने कदम रखने में सफल हुए हैं। मानव सभ्यताओं के विकास के परिणाम स्वरूप मनुष्य पृथ्वी से भले ही बहुत हद तक रूबरू हो चुका हो, किंतु अंतरिक्ष मनुष्य के लिए बहुत लंबे समय तक दैवीय अथवा रहस्यमयी बना रहा। समय के साथ साथ हुए शोधों ने धरती समेत अंतरिक्ष के विषय में हमारी धारणा को बदला और आज हम अंतरिक्ष को बहुत हद तक समझने में सफल हुए हैं। हालांकि वर्तमान में भी इसके कई अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने के लिए दुनिया भर के देश प्रयासरत हैं। इन्हीं अंतरिक्ष मिशनों में शामिल है नासा एवं कुछ अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मिशन, जिसे टाइम मशीन की संज्ञा भी दी जा रही है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को सही से समझने के लिए आवश्यक है कि पहले स्पेस टेलीस्कोप तथा उसके कार्यों पर एक नजर डाली जाए। टेलीस्कोप से हम सभी अच्छे से वाकिफ हैं। यह हमें दूर की वस्तुओं को देखने में मदद करता है, क्योंकि मानव नेत्र एक सीमा तक ही देख सकने में सक्षम है। स्पेस टेलीस्कोप भी किसी सामान्य टेलीस्कोप की भांति ही है, जिसे पृथ्वी की बजाय अंतरिक्ष में स्थापित किया जाता है, ताकि अंतरिक्ष में मौजूद विभिन्न तारों, ग्रहों, आकाशगंगाओं का अध्ययन आसानी से किया जा सके। ऐसा ही एक स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, बीते शनिवार अर्थात 25 दिसंबर 2021 को सुबह 7:20 पर दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी पूर्वी तट स्थित फ्रेंच गुयाना अंतरिक्ष केंद्र से फ्रांसीसी स्पेस कंपनी एराइने स्पेस द्वारा निर्मित रॉकेट एराइने 5 द्वारा प्रक्षेपित या लॉन्च किया गया। यह टेलीस्कोप अपने पूर्ववर्ती हबल स्पेस टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी समझा जा रहा है, जो उससे तकरीबन 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। जेम्स वेब हमारी जिंदगी के लिए, स्पेस और पृथ्वी दोनों के लिए सबूत पेश करेगा। इस आधुनिक टेक्नोलॉजी की वजह से हम मनुष्य प्रजाति को यह पता चलेगा कि पृथ्वी और स्पेस पर मनुष्य प्रजाति के अलावा कौन कौन रहता है। आपने अपने जीवन में एलियन का नाम तो सुना ही होगा। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें एलियन जैसी दिव्य शक्तियों के विषय में रिसर्च करने में आसानी हो जाएगी। आज की इस वीडियो में मैं स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बताने जा रहा हूं कि आने वाले समय में जेम्स वेब स्पेस टेक्नोलॉजी के क्या क्या मायने होने वाले हैं और यह यूनिवर्स में कौन कौन सी क्रांति करने वाला है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप खगोल विज्ञान के क्षेत्र में व्यापक जांच करने में सक्षम है। नासा के अनुसार यह अगले दशक की एक प्रमुख वेधशाला होगी, जो दुनिया भर के खगोलविदों को ब्रह्मांड की उत्पत्ति तथा इसके कई पहलुओं को समझने में मदद करेगी। यह टेलीस्कोप ब्रह्मांड के विकास के प्रत्येक चरण का अध्ययन करेगा, जिसमें बिग बैंग के बाद चमकदार प्रकाश से लेकर शुरुआती तारों, आकाशगंगाओं तथा पृथ्वी जैसे ग्रहों के निर्माण का अध्ययन शामिल है। 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर तकरीबन 75,000 करोड़ रुपए की लागत से बना जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष टेलीस्कोप एवं महान वेधशालाओं में से एक है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्लेटफॉर्म है। इसकी शुरुआत आज से तकरीबन 32 वर्ष पूर्व सितंबर 1989 में हुई,
जब स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट तथा नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नई पीढ़ी के स्पेस टेलीस्कोप वर्कशॉप की सह मेजबानी करी। वर्कशॉप का उद्देश्य एक ऐसे स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण करना था जो भविष्य में हबल स्पेस टेलीस्कोप को प्रतिस्थापित कर सके। साल 2004 में वेब टेलीस्कोप का निर्माण कार्य शुरू हुआ। अगले वर्ष फ्रेंच गुयाना में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सेंटर स्पेशल गुएनिक्स को लॉन्च साइट तथा एरियन 5 रॉकेट को लॉन्च वाहन के रूप में चुना गया था। 2011 तक सभी 18 दर्पण खंड निर्मित कर लिए गए तथा 2012 एवं 2013 के बीच विभिन्न स्थानों में निर्मित टेलीस्कोप के अलग अलग हिस्सों को नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में स्थानांतरित किया गया। एक लंबे परीक्षण के बाद साल 2020 में इसे अंतिम रूप से असेंबल किया गया और 2021 में प्रक्षेपण के लिए गुयाना स्पेस सेंटर स्थानांतरित किया गया, जहां से टेलीस्कोप को 25 दिसंबर की सुबह 7:20 पर एरियन 5 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया। किसी टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में स्थापित करना एक बेहद जटिल कार्य है, जिसमें लागत तथा प्रबंधन जैसी अनेक चुनौतियां आती हैं, किंतु इसके बावजूद विभिन्न टेलीस्कोपों को अंतरिक्ष में स्थापित किया जाता है। ऐसा करने के पीछे मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकालना है। गौरतलब है कि हमारा वायुमंडल पृथ्वी पर जीवन के लिए एक आदर्श स्थिति बनाता है, किंतु अंतरिक्ष अथवा ब्रह्मांड की उत्पत्ति समेत इसके कई अनसुलझे रहस्यों को समझाने की राह में वायुमंडल एक बाधक का कार्य करता है। स्पेस टेलीस्कोप दृश्य प्रकाश के अतिरिक्त अन्य विद्युत चुंबकीय तरंगों का भी अध्ययन करते हैं, जो अंतरिक्ष में मौजूद विभिन्न पिंडों द्वारा उत्सर्जित की जाती है। इनमें से कई प्रकार की तरंगों जैसे एक्स किरणें, गामा किरणें, अधिकांश पराबैंगनी किरणें और अवरक्त किरणों का अध्ययन केवल अंतरिक्ष से ही किया जा सकता है, क्योंकि ये हमारे वायुमंडल द्वारा रोक ली जाती हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को टाइम मशीन की संज्ञा दी जा रही है। हालांकि यह फिल्मों में दिखाई देने वाली टाइम मशीन के समान नहीं है, किंतु इसकी सहायता से हमें ब्रह्मांड के शुरुआती समय तथा इसके विकास की यात्रा को समझने में बहुत हद तक मदद मिल सकती है। दूसरे शब्दों में, हम अतीत में झांककर ब्रह्मांड का शुरुआती रूप देख सकते हैं। आइए जानते हैं यह टेलीस्कोप कैसे एक टाइम मशीन है। हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश उस वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक निश्चित गति 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। अतः हमारे द्वारा देखी जाने वाली वस्तुओं की छवि असल में उस क्षण की छवि होती है, जबकि हमारी आंखों पर पड़ने वाला प्रकाश उस वस्तु से परावर्तित हुआ था। चूंकि हमारे आसपास अथवा पृथ्वी पर मौजूद वस्तुएं प्रकाश की गति की तुलना में हमसे बहुत नजदीक है। दूसरे शब्दों में, प्रकाश किरण के वस्तु से परावर्तित होने तथा हमारे आंखों तक पहुंचने का मध्य समय नगण्य होता है। अतः हमें हमारे द्वारा देखी जाने वाली वस्तुएं वर्तमान प्रतीत होती हैं। इसके विपरीत अधिक दूरी वाली वस्तुएं जैसे आकाशीय पिंडों, तारों आदि की स्थिति में उनसे परावर्तित प्रकाश हम तक एक लंबे समय अंतराल के बाद पहुंचता है। अतः ऐसी वस्तुओं को हमें दिखाई देने वाली छवि वास्तव में भूतकाल की होती हैं। दोस्तों, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से हमें अंतरिक्ष में होने वाली सभी को सटीक तरीके से देखने में मदद मिलेगी। दोस्तों, हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी रेडियो तरंगों की जो आकाशगंगा से धरती की ओर आती हुई सुनाई देती है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए ये तरंगे पिछले कुछ वर्षों से शोध का विषय बनी हुई हैं, क्योंकि इस प्रकार की तरंगों का सीधा संबंध एलियन से होने की संभावना है। और पिछले कुछ वर्षों में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने एलियंस के होने का दावा भी किया है। एलियंस एक ऐसी काल्पनिक दुनिया है जो इस ब्रह्मांड के अंतरिक्ष में
किसी ग्रह पर स्थित हो सकती हैं। ऐसा ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे अन्य ग्रहों से बहुत दूर हो सकता है। हमारी धरती भी सौरमंडल का एक ग्रह है, जिसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने बताया कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के माध्यम से धरती की तरफ आने वाली कुछ अजीब तरह की रेडियो तरंगे को रिकॉर्ड किया गया है। इन तरंगों को सुनकर दुनिया भर के अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैरान हैं। ये रेडियो तरंगे धरती के किसी विशेष क्षेत्र में नहीं, बल्कि धरती के हर कोने में दर्ज की जा रही है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये रेडियो तरंगे किसी एलियंस के होने का संदेश है, या फिर ये तरंगे किसी अनजान अंतरिक्षीय वस्तु द्वारा भेजी जा रही हैं। अंतरिक्ष वैज्ञानिक लगातार इन तरंगों की वजह जानने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम आकाशगंगा से आ रही रेडियो तरंगे की बात कर रहे हैं। वही तरंगे जो बॉलीवुड मूवी क्रिस वे कोई मिल गया में दिखाई गई है। वही रेडियो एक्टिव किरणें जो अनेक हॉलीवुड मूवी में आकाशगंगा से आती दिखाई देती हैं। जनवरी 2022 में आविष्कारक इंटरनेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोनोमो रिसर्च ICRAR के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष में एक स्ट्रॉन्ग रहस्यमयी वस्तु की खोज की है, जो 1 घंटे में लगभग 3 बार रेडियो तरंगे भेज रही है। मतलब एक अज्ञात अंतरिक्ष वस्तु हर 18 मिनट में रेडियो सिग्नल भेज रही है। ICRAR के खगोल वैज्ञानिकों का मानना है कि मिल्की वे से बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहे हैं। ये सिग्नल किसी नए ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खगोल PhD रिसर्चर डॉक्टर नताशा हर्ली वर्कर का कहना है कि दूर आकाशगंगा में न्यू स्पेस ऑब्जेक्ट से कुछ स्ट्रॉन्ग वेव पृथ्वी के चारों स्थान पर आ रही हैं, जो स्पेस में विचित्र दुनिया होने की तरफ इशारा कर रही है। कुछ खगोल वैज्ञानिकों का कहना है कि वहां पर हाइपर इंटेलिजेंस एलियन लाइफ होने की चर्चा भी हो सकती है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इसे असंभव बताते हैं और कुछ दूसरे खगोल वैज्ञानिक बताते हैं। स्कूल ऑफ फिजिक्स के शोधार्थी तिजेंग वोंग ने कहा है कि जहां से ये रेडियो तरंगे आ रही हैं, वो स्थान लगातार अपनी चमक को बदल रहा है तथा सिग्नलों को अलग अलग तरीकों से भेज रहा है। जबकि आमतौर पर सभी रेडियो तरंगे एक जैसी आती हैं, लेकिन आकाशगंगा के मध्य में मौजूद इस अनजान वस्तु से आ रही तरंगे अजीब हैं। उन्हें समझना बेहद मुश्किल हो रहा है। जितेंग वोंग ने बताया कि ये रेडियो तरंगे काफी ज्यादा उच्च स्तर का ध्रुवीकरण कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि इन तरंगों के बीच प्रकाश एक दिशा में तो बह रहा है, लेकिन वह समय के साथ अपनी दिशा बदल रहा है। यह अत्यधिक अजीब घटना है। शुरुआत में तो हमें लगा कि यह कोई पल्सर है। पल्सर बेहद घने प्रकार का तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन होता है, यानी मृत तारे जैसा, या तारे का प्रकार जो तेजी से सोलर फ्लेयर परावर्तित करता है। लेकिन जिस जगह से ये विचित्र रेडियो तरंगे आ रही है, वह वैज्ञानिकों की उम्मीद के मुताबिक नहीं था। जितेंग और उनकी टीम ने आकाशगंगा के बीच मौजूद इस विभिन्न अंतरिक्षीय वस्तु का नाम उसके कोऑर्डिनेट्स के नाम पर रखा है, जो इस प्रकार है AKASKA PJ17360.2-321635 है। सिडनी इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी के प्रोफेसर तारा मर्फी ने कहा है कि शुरुआत में रेडियो तरंगे भेजने वाली यह वस्तु दिख नहीं रही थी, मतलब अदृश्य थी। फिर धीरे धीरे अपनी चमक बढ़ाने लगी, फिर धुंधली होने लगी, उसके बाद वापस दिखने लगी। यह व्यवहार बेहद डरावना और विचित्र है। आखिर अंतरिक्ष में ऐसा क्या है जो धरती के साथ ऐसी तरंगे भेजकर खुद को छिपा रहा है, धुंधला कर रहा है, फिर दिख रहा है। इस वस्तु की खोज तब हुई थी जब ऑस्ट्रेलियन एक्वायरस किलोमीटर एरे पथफाइंडर रेडियो टेलीस्कोप ASKAP के 36 डिश एंटीना की मदद से आकाशगंगा का सर्वे किया गया। आकाशगंगा का सर्वे किया जा रहा था।
मर्चिंसन रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी ने पहली बार इस वस्तु से निकलने वाली तरंगों को खोजा था, जिसके बाद ASKAP के रेडियो दूरबीन उस दिशा में घुमा दिए गए। इसके बाद इन रेडियो तरंगों की जानकारी हासिल करने के लिए न्यू साउथ वेल्स में स्थित पार्क्स रेडियो टेलीस्कोप और दक्षिण अफ्रीका के रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी मीरकैट टेलीस्कोप को उसी दिशा में घुमा दिया गया। तारा मर्फी ने बताया कि पार्क्स रेडियो टेलीस्कोप तो इसे खोजने में नाकाम रहा, लेकिन मीरकैट टेलीस्कोप ने हर हफ्ते इन रेडियो तरंगों को रिकॉर्ड किया। ये तरंगे हर हफ्ते सिर्फ 15 मिनट के लिए धरती पर आती रही हैं। मीरकैट ने कई हफ्तों तक इन रेडियो तरंगों को दर्ज किया। जब अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने रेडियो तरंगों के सोर्स को समझने की कोशिश की तो वह हैरान रह गए। वह लगातार खुद को छिपा रहा था, दिखा रहा था, चमक बढ़ा रहा था। यह प्रक्रिया कई हफ्तों तक रिकॉर्ड की है। इससे पहले भी वैज्ञानिकों ने गैलेक्सी के बीच से आने वाली तरंगों को पकड़ा था। 28 अप्रैल 2020 को धरती पर मौजूद 2 रेडियो टेलीस्कोप ने रेडियो किरणों की तीव्र लहर को दर्ज किया था, लेकिन यह कुछ मिलीसेकंड के लिए किया गया था। ये संदेश हमारी धरती से मात्र 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी से आ रहे थे, यानी संदेश हमारी आकाशगंगा में मौजूद किसी स्थान से आ रहे थे। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के अनुसार ये संदेश जिस विचित्र वस्तु से आ रहे हैं उनका संबंध एलियन से होने का संदेश हो सकता है। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी लकड़ी की जिसकी तस्करी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाती है। इस लकड़ी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी का होना इसके महत्व को दर्शाता है। इस लकड़ी को सामान्य तौर पर लाल चंदन या रक्त चंदन के नाम से जाना जाता है, जिसे अंग्रेजी में रेड सैंडर कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम लाल चंदन की लकड़ी से संबंधित कुछ रोचक बातें बताने वाले हैं, लेकिन इसके रोचक तथ्यों को जानने से पहले इस लकड़ी के बारे में सामान्य जानकारी होना अति आवश्यक है। लाल चंदन की लकड़ी भारत में आंध्र प्रदेश के जंगलों में पाए जाने वाला पेड़ है, जिसका वैज्ञानिक नाम पेट्रोकार्पस सेंटालिनस है। इस लकड़ी की कीमत अन्य लकड़ी की तुलना में कई गुना महंगी है। हिंदू धर्म में इस लकड़ी को काफी पवित्र माना जाता है। इस लकड़ी की तस्करी को लेकर कई बार खून खराबा भी हो चुका है। हाल ही में बनी एक तेलुगु फिल्म पुष्पा इन दिनों काफी चर्चा में है। इस फिल्म की स्टोरी लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी की एक सत्य घटना पर आधारित है। अब बात करते हैं लाल चंदन की लकड़ी से संबंधित कुछ रोचक तथ्यों की। एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत भारत पर लाल चंदन के पेड़ों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। एक जानकारी के अनुसार 1 किलो चंदन की कीमत 90,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए किलो तक बताई जाती है, यानी 1 कुंतल की कीमत 9 करोड़ से लेकर 15 करोड़ तक हो जाती है। मतलब एक पेड़ आपको मालामाल कर सकता है। लाल चंदन के पेड़ पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। यह पेड़ों की एक दुर्लभ प्रजाति है। आंध्र प्रदेश के 4 जिलों नेल्लोर, कुर्नूल, चित्तूर, कड़प्पा में फैली शेषचलम की पहाड़ियों में ही लाल चंदन के पेड़ आते हैं। इसके अलावा पूरी पृथ्वी पर ये पेड़ बहुत ही नगण्य मात्रा में पाए जाते हैं। लाल चंदन के पेड़ की औसत ऊंचाई 8 से लेकर 11 मीटर तक की होती है। लाल चंदन की लकड़ी का घनत्व काफी अधिक होता है और यह लकड़ी पानी में डूब जाती है। यह लाल चंदन की लकड़ियों की पहचान भी है। बड़े पैमाने पर लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी की जाती है। तस्करी करते हुए पकड़े जाने पर 11 साल की जेल की सजा का भी प्रावधान है। 7 साल पहले 2015 में एक एनकाउंटर में 20 तस्करों की मौत हुई थी और इसके साथ ही बड़ी संख्या में गिरफ्तारी भी हुई थी। लाल चंदन की लकड़ी का उपयोग फर्नीचर, सजावटी सामान, पारंपरिक वाद्य यंत्र बनाने के साथ साथ औषधि के रूप में भी किया जाता है। लाल चंदन की लकड़ी हिंदू धर्म में बहुत पवित्र मानी जाती है। शेष और शाक्त मत को मानने वाले लोग पूजा में इस लकड़ी का उपयोग करते हैं। चीन, जापान, सिंगापुर, UAE, ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य कई देशों में इन लकड़ियों की डिमांड है, लेकिन सबसे अधिक मांग चीन में है। सड़क, जल, वायु इन तीनों मार्गों से लाल चंदन की लकड़ियों की तस्करी की जाती है।
आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इन पेड़ों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टास्क फोर्स की तैनाती की गई है। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल मास्टर नॉलेज अड्डा को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। क्या आपने कभी शराब या अल्कोहल का सेवन किया है, या फिर आपने अपने किसी परिचित को ज्यादा सेवन करने से उनके शरीर में होने वाली अजनबी परेशानियों को देखा या समझा है? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर नहीं तो आप हमारे YouTube चैनल मास्टर नॉलेज अड्डा को लाइक व घंटी वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज हम बताने जा रहे हैं कि शराब मनुष्य के शरीर के दिमाग तंत्र पर अपना आक्रमण कैसे करती है। दोस्तों, शरीर के लिए शराब की कोई भी मात्रा अच्छी नहीं होती है। आओ थोड़ा साइंटिफिक तरीके से इसको समझते हैं कि शराब या अल्कोहल शरीर को कैसे और क्या प्रभाव डालती है। पीने के बाद सबसे पहले शराब आपके स्टोमक में जाता है, जहां इसका 10 से 15% हिस्सा एब्जॉर्ब यानी अवशोषित होता है। बाकी अधिकांश हिस्सा छोटी आंत में अवशोषित होता है। स्टोमक से कुछ अल्कोहल अवशोषित होकर खून के साथ लीवर में पहुंच जाता है। लीवर और स्टोमक दोनों में एक एंजाइम होता है जिसे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, जो अल्कोहल यानी एथेनॉल को लीवर और स्टोमक में एक एंजाइम होता है। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो अल्कोहल यानी एथेनॉल को एसिटाल्डिहाइड में बदलता है, जो एथेनॉल से भी ज्यादा टॉक्सिक होता है। इसे एसिटाल्डिहाइड को लीवर एसीटेट में बदलता है, जो आसानी से पच जाता है। लेकिन समस्या तब होती है जब अल्कोहल लीवर की क्षमता से अधिक हो। इसके अलावा लीवर द्वारा अल्कोहल को एसीटेट में बदलने के साथ कुछ मात्रा में अल्कोहल खून के रास्ते पूरे शरीर में फैल जाता है। लीवर शरीर में सभी तरह टॉक्सिन्स को खत्म करता है, लेकिन हम शराब पीकर उसको इस क्षमता से अधिक जिम्मेदारी दे देते हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि ज्यादा शराब पीने वालों का लीवर सड़ता है। ब्लड में घुला अल्कोहल हृदय द्वारा पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाता है। जब अल्कोहल फेफड़ों में पहुंचता है तो उसकी कुछ मात्रा फेफड़ों के छोटे छोटे हवा के थैलों में पहुंच जाती है, जो हमारी सांस के साथ बाहर निकलता है। फेफड़ों के इन छोटे छोटे थैलों को इवापोरेट कहा जाता है। ड्रंक ड्राइविंग टेस्ट के समय ब्रेथलाइजर में यही अल्कोहल मापा जाता है। अल्कोहल मिश्रित ब्लड तेजी से पंप होने से मांसपेशियों में प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को हमारे शरीर में धीमा कर देता है। इसलिए यह भी कहा जाता है कि जिम जाने वाले व्यक्ति शराब ना पिएं, वरना एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं रहेगा। अल्कोहल हमारे सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करता है, जो तय करता है कि हम लड़ेंगे या भागेंगे, अर्थात इससे हृदय गति तेज हो जाती है। इसलिए शराब पीने पर हमें गर्मी लगती है और पसीना भी निकलता है। यही वजह है कि लोग शराब को सर्दी भगाने का एक जुगाड़ भी मान लेते हैं। दोस्तों, अल्कोहल ब्लड द्वारा ब्रेन तक पहुंचता है, तो ये हमारे मूड, हमारी खुशी, फोकस, नींद, पाचन, स्थिरता, मोटिवेशन आदि को नियंत्रित करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन और डोपामाइन को प्रभावित करता है। इसी वजह से शराब पीने के बाद आपको आनंद आएगा, खुशी महसूस होगी, डर या शर्म कम आएगी, लेकिन इससे पाचन, स्थिरता, फोकस आदि डिस्टर्ब हो सकते हैं। अल्कोहल ब्रेन के दो अन्य न्यूरोट्रांसमीटर गाबा और ग्लूटामेट की संतुलन को बिगाड़ देता है। इससे आपके शरीर के मोटर फंक्शन जैसे चाल, बोलना आदि पर असर पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा कि ज्यादा शराब पीने वाले व्यक्ति लड़खड़ा कर चलते हैं और ठीक से बोल भी नहीं पाते हैं। उससे बड़ी बात लूज ऑफ सोशल एंजाइटी और लो इनहिबिशन की वजह से डर नहीं लगता है। शराबी व्यक्ति इसलिए कभी कभी ऐसा काम भी कर देते हैं जिसको वो नॉर्मली या पब्लिकली करने से डरते हैं। जैसे बीच सड़क पर खड़े होकर पुलिस को गाली दे सकते हैं, अपनी पैंट खोलकर नंगे दौड़ सकते हैं। अल्कोहल के कारण पिट्यूटरी ग्लैंड एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का स्राव कम कर देता है। इस कारण शराब पीने वालों को बार बार पेशाब आता है, यानी जितना पीते हैं उससे ज्यादा आप पेशाब द्वारा उसे निकाल देते हैं और आप खतरनाक रूप से डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं।
उससे भी ज्यादा बुरा ये होता है कि शराबी की किडनी द्वारा ज्यादा पेशाब बनाने के साथ इलेक्ट्रोलाइट में भी बहा दिया जाता है। इसका मतलब ये है शराबी के रिहाइड्रेटेड होने की क्षमता भी कम हो जाती है। अल्कोहल से एड्रेनालिन का स्त्राव तेज हो जाता है, स्ट्रेस बढ़ सकता है, यानी हृदय की गति तेज हो जाती है। दोस्तों, अब किसको कितना नशा चढ़ता है या शराब कितना नशा करती है, ये बहुत बातों पर निर्भर करता है, जैसे शराब की मात्रा, पीने की बारंबारता, आपकी हेल्थ, सेक्स, उम्र, जेनेटिक मतलब महिलाओं में बॉडी फैट प्रतिशत ज्यादा होने से ब्लड वॉल्यूम थोड़ा कम होता है। इसलिए अगर बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट कर दे तो एक समान वजन की महिला और पुरुष द्वारा एक समान मात्रा में शराब लेने के बावजूद असर महिलाओं में थोड़ा ज्यादा दिखेगा। खाली पेट शराब पीने से शराब स्टोमक से छोटी आंत में जल्दी सरक जाता है और तेजी से अवशोषित होने के कारण तेजी से असर करती है। इसलिए शराब के साथ चखने या कुछ ठोस खाने की हिदायत होती है अथवा पैक के बीच अंतराल बढ़ा दिया जाता है। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आगे इस तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल मास्टर नॉलेज अड्डा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, ओमिक्रॉन के दुनिया भर में कहर के बीच कोरोना के एक और वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। साइप्रस में आया नया वेरिएंट डेल्टा क्रोन है। अब इसकी उत्पत्ति पर सवाल उठ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि साइप्रस की लैब में कथित तौर पर खोजे गए डेल्टा क्रोन एक कथित हाइब्रिड कोरोना वायरस म्यूटेशन एक मिश्रण है। इस वेरिएंट से चिंतित होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के अनुसार इसे डेल्टा वेरिएंट के जेनेटिक बैकग्राउंड के साथ साथ ओमिक्रॉन के कुछ म्यूटेशन के रूप में पहचाना गया है। यानी डेल्टा क्रोन ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट के मिश्रण से बना है। डेल्टा जीनोम में ओमिक्रॉन जैसे जेनेटिक लक्षण वाले रूप मिल जाने से यह बना है। डेल्टा क्रोन को लेकर जानकारों का कहना है कि यह ओमिक्रॉन और डेल्टा का को इन्फेक्शन है और हमने जो स्ट्रेन पाया है उसमें इन दोनों का कम्युनिकेशन है। इस खोज को डेल्टा क्रोन नाम दिया गया है क्योंकि डेल्टा जीनोम के अंदर ओमिक्रॉन जैसे जेनेटिक लक्षण मिले हैं। लंदन के इंपीरियल कॉलेज में वायरोलॉजिस्ट टीम पीकॉक ने कहा है कि डेल्टा क्रोन के बारे में मीडिया में जो बड़ी बड़ी खबरें आई हैं वैसा कुछ भी नहीं है। यह साफ तौर पर कंटेनमेंट मिशन का मामला है। लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग के दौरान लिक्विड की थोड़ी मात्रा के आपस में मिलने से इस तरह के कंटेनमेंट देखने को मिलते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि लैब में हुई तकनीकी गलती है, न कि एक नया स्ट्रेन। वहीं दुनिया भर में कोरोना की तीसरी लहर के लिए नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इस वेरिएंट में होने वाले म्यूटेशन से इस वायरस के संक्रमण का खतरा अधिक हो रहा है, जिस पर वैज्ञानिकों द्वारा ओमिक्रॉन वेरिएंट के अभी तक 30+ म्यूटेशन पाए गए हैं। इस वेरिएंट मामले भारत में भी आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार देश भर में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से अभी तक सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल आदि जैसे राज्य हैं। देश में अभी तक ओमिक्रॉन के कारण कई हजार से अधिक लोगों के संक्रमित होने के मामले आए हैं। कोरोना महामारी के शुरू होने से लेकर अभी तक दुनिया भर में संक्रमण की दरें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इसके अल्फा, बीटा, गामा जैसे खतरनाक वेरिएंट के बाद एक बार फिर से एक नया स्ट्रेन ओमिक्रॉन वेरिएंट के आने से लोगों में इसके संक्रमण से होने वाली बीमारी की चिंता बढ़ गई है। और दोस्तों, अब तो डेल्टा क्रोन भी आ गया है, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा इस नए वेरिएंट के संक्रमण के व्यवहार पर किए गए शोध में यह बात सामने आई है कि लोगों में इस नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षण काफी हल्के दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण कोरोना का पता नहीं चल पा रहा है। ऐसे में संक्रमित मरीजों में यहाँ बताए गए इसके कुछ लक्षण यदि दिखाई देते हैं तो यह लक्षण कोरोना के हो सकते हैं, जिसमें ओमिक्रॉन या डेल्टा वेरिएंट पाया जा सकता है। जैसे ओमिक्रॉन से संक्रमित व्यक्ति को थकान या कमजोरी महसूस होना लगेगा।
गले में खराश या चुभन महसूस होना एक लक्षण। सर में भी दर्द हो सकता है। सोते हुए रात में गर्मी, लगन, पसीना आना, मांसपेशियों में जकड़न या दर्द होना, कमर में या पीठ के निचले हिस्से में बैठते हुए दर्द महसूस होना, सर्दियों में जुकाम, छींक आना या नाक बहना। दोस्तों, यह ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट के कुछ लक्षण हैं। इन्हीं वेरिएंट को लेकर भारत सरकार की राज्य सरकारें भी बूस्टर डोज या कोवैक्सीन लगाने का प्रयत्न कर रही हैं, जिससे ओमिक्रॉन और डेल्टा क्रोन से प्रभावित लोगों को ठीक किया जा सके। कोरोना के बहुत से स्ट्रेन के बढ़ते संक्रमण के मामलों की तुलना में ओमिक्रॉन और डेल्टा क्रोन का संक्रमण अधिक तेजी से होता है। इसकी म्यूटेशन रेट डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा होने से यह लोगों में तेजी से फैलता है। हालांकि कोरोना का इंक्यूबेशन पीरियड यानी किसी रोगजनक जीव के व्यक्ति के संपर्क में आने से उसके प्रथम लक्षण, ओमिक्रॉन फर्स्ट सिम्पटम्स व चिन्ह दिखाई देने की बीच की अवधि 1 से 14 दिनों का होता है, लेकिन कई केसेस में इसके लक्षण दिखने में 5 से 6 दिनों में या फिर 14 दिनों की अवधि में भी दिखाई दे सकते हैं, जिसके बीच में किसी भी संक्रमित व्यक्ति के लक्षण ओमिक्रॉन सिम्पटम्स सामने आने के 10 दिनों के बीच में लोगों के संपर्क में आने से दूसरे व्यक्ति में भी संक्रमण फैल सकता है। यदि आप किसी यात्रा से लौटे हैं या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, तो सबसे बेहतर आपके लिए यह है कि आपको खुद को एक कमरे में 10 दिनों तक आइसोलेट कर लेना चाहिए। इससे आपके परिवार के अन्य सदस्य सुरक्षित हो सकेंगे। इस बीच आइसोलेशन के दौरान यदि आपको बताए गए कोरोना के कोई भी लक्षण महसूस होते हों, तो आप डॉक्टर से अवश्य ही संपर्क कर लें। वरना यदि आप पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड हैं और आपको ऐसे कोई भी लक्षण महसूस नहीं हो रहा है, तो आप पूरे आइसोलेशन के साथ कोरोना के प्रोटोकॉल्स का पालन करें। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, क्या आपको किसी बीमारी के कारण आपकी कभी सूंघने की शक्ति कम हुई है, या क्या नज़ला जुकाम होने से आपको कुछ दिनों तक स्मेल सेंस तंत्र कमजोर होना महसूस हुआ है? अगर हाँ, तो अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि वैज्ञानिक डॉक्टरों का मानना है कि 2021 से मनुष्य में सूंघने की शक्ति में भारी कमी आ रही है, जो आने वाले समय में मनुष्य प्रजाति के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। ऐसे बहुत से खतरों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल मास्टर नॉलेज अड्डा को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, वैज्ञानिक डॉक्टरों का मानना है कि 2021 में मनुष्य की सूंघने की शक्ति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स मनुष्य को हवा में पाए जाने वाली रासायनिक गंध को सूंघने में मदद करती है, लेकिन यह गंध के रिसेप्टर्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत भिन्न भिन्न होते हैं। दोस्तों, 2013 के अध्ययन में पाया गया है कि हर 2 व्यक्ति के गंध सूंघने की क्षमता 30% तक अलग अलग होती है, जो यह बताती है कि कोई व्यक्ति किसी सुगंध या गंध को किसी दूसरे व्यक्ति से जल्दी चेक कर लेता है। वैज्ञानिक शोध में पाते हैं कि गंध के एहसास में कमी की आने की यह परेशानी पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज्यादा होती है। यहाँ परेशानी इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि खाना तैयार करने या रसोई में रहने का दायित्व महिलाओं के हिस्से में ज्यादा आता है। ऐसे में दुर्घटना होने की आशंका बढ़ भी सकती है। सूंघने की यह प्राकृतिक शक्ति आपके लिए चेतावनी देने वाले साधन के रूप में महत्वपूर्ण होती है। इसके खत्म हो जाने पर एनोस्मिया की स्थिति बन जाती है। ऐसे में इसका ठीक से काम न करना खतरनाक रूप भी ले सकता है। ऐसा माना जाता है कि एनोसीमिया से पीड़ित लोगों के दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका 3 गुना बढ़ जाती है। सामान्य तौर पर सर्दी जुकाम के कारण कुछ दिनों तक गंध की अनुभूति का न होना अस्थायी मामला होता है और यह कुछ समय बाद अपने आप ठीक भी हो जाता है, लेकिन कई बार किसी इंजरी के कारण, लंबी बीमारी की वजह से या अन्य वायरल इन्फेक्शन की वजह से सूंघने की शक्ति हमेशा के लिए खत्म भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त उम्र बढ़ने के साथ साथ भी इस शक्ति पर असर पड़ सकता है।
असल में ऐसे किसी भी कारण से नाक से दिमाग की ओर गंध का संदेश ले जाने वाली नर्व्स हमले का शिकार हो जाती है और उसकी कार्य क्षमता खत्म हो जाती है। दोस्तों, गंध की अनुभूति की कमी होने पर कई केसेस में उपचार से इस शक्ति को ठीक भी किया जा सकता है। खास तौर पर एलर्जी के मामलों में दवाइयों से राहत मिल सकती है। यदि इस शक्ति पर प्रभाव पड़ रहा हो तो डॉक्टर से सलाह लेना भी उचित होता है ताकि समय समय पर सही इलाज मिल सके। वहीं गंध के एहसास के पूरी तरह खत्म हो जाने पर जरूरी हो जाता है कि सावधानी रखी जाए। जो लोग इस तकलीफ से पीड़ित हैं उनके आसपास स्मोक डिटेक्टर्स जैसी चीजें होना चाहिए। साथ ही वे फ्रिज में रखे भोजन व खाद्य सामग्री पर भी तारीख या दिन का लेबल लगा सकते हैं ताकि उन्हें याद रहे कि आटा कितने दिन पहले गूंदा था या फल सब्जी कब खरीदी थी। इससे फूड पॉइजन जैसी तकलीफों से भी काफी हद तक बचाव हो सकता है। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल मास्टर नॉलेज अड्डा को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।